सबसे पहले मुझे लगता है कि एक बार एनर्जाइज होना चाहिए। अब सारे थक गए होंगे। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट बोर्ड, टायर्ड, आई कैन सी थ्रू योर फेसेस। इट्स बीन आवर्स एंड आवर्स लिसनिंग नॉट स्पीकिंग। सो एक बार ज़ोरदार भारत माता का आह्वान करेंगे और उसके बाद अपनी बातचीत शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ताकत से भारत माता की वंदे वंदे। Honorable dignitaries, teachers, students, and most importantly, Shri Rahul ji, who has shaped this idea of Chhatra Sansad. Thank you very much to all of you to invite me, and it's an extraordinary feeling to be here in your campus. I have seen many campuses across the world, but this one, the moment I entered into, I realized that there is a vibrant feeling. So it's a good place to be. You all are very fortunate to be here. Today, I have been asked to ponder and discuss upon a particular topic. And that topic is about the campus to the cabinet. आज एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए कहा गया है जो विश्वविद्यालय के कैंपस से कैबिनेट तक के सफर को और उससे जुड़ी बातों के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। मुझे जो एजेंडा दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने थॉट्स को इसी के इर्द गिर्द रखूं ताकि मुझे और आपको इसमें मदद मिल सके। सबसे बड़ा प्रश्न ये है हमारे देश में कि राजनीति, ज्यादातर लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि राजनीति गंदी है, मत जाओ इसमें, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, इट्स अ बैड थिंग, डोंट गेट इनटू इट, यू विल नेवर सक्सीड, यू विल लूज एवरीथिंग। I was also told the same thing. I was reminded several times that do not get into politics. Politics, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उनका है। Well, to a greater degree, it is correct if you look at many of the examples. Today, here we are discussing as to how can we ensure that the campus can be made a breeding ground, a building ground to produce extraordinary leaders who can shape the future of this country. Dear students, मैं भी पूना में रहा हूँ 1 साल का समय। मैंने NCL पूना में, मेरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर प्रकाश वडगांवकर। मेरी जर्नी में, जीवन की जर्नी में जो कुछ भी मैं हूँ, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और पुणे, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है वो पूना से ही शुरू हुआ। मैं अपनी पूरी जीवन संघर्ष करता रहा। मैं पूना आया, 9 से 10 महीने यहाँ रहा और पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई। इसीलिए पुणे को पुण्य भूमि कहते हैं। तो पुण्य भूमि में आप हो, सारे खुश रहो, सबसे पहली बात। अब मुद्दे की बात यह है कि कैंपस से, यूनिवर्सिटी से क्या करना चाहिए कि इस देश को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप मिल सके। तो इससे पहले प्रश्न ये उठता है कि भाई लीडरशिप क्या होती है, लीडर होता कौन है, हाउ अ लीडर लुक लाइक, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट अ लीडर शुड पॉजेस। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ अस शुड आस्क। मैंने 3-4 ऐसे पॉइंटर्स इकट्ठे किए हैं जो मुझे लगता है कि ये तीनों पॉइंट अगर हम अच्छे से नर्चर कर ले तो एक अच्छा लीडरशिप तैयार किया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें या कुछ ऐसा लीडरशिप वाला काम करें, उससे पहले आपके माइंड लीडरशिप के लिए रेडी होना चाहिए। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो एक लीडरशिप के हिसाब से शेप होना चाहिए। इसलिए जो सबसे पहली क्राइटेरिया है लीडरशिप बिल्ड करने के लिए, एंड दैट इज डिबेट एंड ओनली डिबेट। सो मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि जैसे हमारे देश में यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी इलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स के इलेक्शन होते हैं।
मुझे वो सारे इलेक्शन वैसे ही दिखाई देते हैं, पावर पॉलिटिक्स वाले, पावर का डिस्प्ले करने वाले, वही स्पीचेस। तो हम जो बाहर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे प्रभावित होकर इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में भी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी उससे दुष्प्रभावित हो रहे हैं। तो पहला मेरा प्रश्न यही है कि क्या हम यूनिवर्सिटीज में जो हमारा कैंपस है जहां पर डिस्कशन और डिबेट होता है, क्या हमारे इलेक्शंस डिबेट पर आधारित है या फिर वो चुनावी प्रक्रिया जो बाहर होती है वैसे ही प्रभावित हो रही है? ये सबसे पहला प्रश्न है। तो डिबेट से होता क्या है? डिबेट जब आप करते हैं तो ये आपके, इट इंप्रूव्स योर क्रिटिकल थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, इट एनहेंसेस योर नॉलेज, एंड इफ यू डू नॉट able to compete with somebody, you go back to home, study more, acquire more information, and come back and again debate. You again get short of your ideas, you again go back and again acquire more energy, again you come back. So this practice ensures that you acquire a lot of information, a lot of ideas, and during the debate, your ideas, your thoughts becomes filtered, refined. And through this refinement and refinement and refinement, you achieve a situation which is called clarity of thoughts. तो कोई भी confused mind वाला व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता है। लीडर तो वो होता है जिसको डिसाइड करना होता है। आपके पास 5 ऑप्शन है, किस ऑप्शन को आप लोगे? आप डिसाइड कैसे करोगे? आज इंफॉर्मेशन के टाइम पे चारों तरफ इंफॉर्मेशन है, आपको रोज 50 चीजें आप डिसाइड कैसे करोगे? तो व्हेन यू हैव अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज द फर्स्ट चैलेंज अ लीडर फेसेस। देयरफॉर डिबेट अगर आप स्कूल में, कॉलेजेस में उस प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो आपको वो क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट में जब सामने वाला आपको डिसएग्री करता है, आपको चैलेंज करता है, तो आप गुस्सा होकर ये नहीं बोलते अरे भाई मेरे को नहीं करने का है, मैं जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, या लड़ाई नहीं करने लगते। डिबेट में आप इंश्योर करते हो कि अपने तर्कों से, अपने डिबेट से, अपने आइडिया से, अक्यूम से उसको काउंटर करते हो। तो ये आपके अंदर रेजिलियंस भी लेकर आता है। मोटी चमड़ी जिसको कहते हैं ना, मोटी चमड़ी कहने का मतलब है कि आप यू डोंट गेट टू टची अबाउट एवरीथिंग, आप यू रिस्पॉन्डेड फैक्चुअली व्हेन इट कम्स टू। सो डिबेटिंग का जो प्रोसेस है वो आपके अंदर इंफॉर्मेशंस को यूटिलाइज करना, इंफॉर्मेशंस को रिएक्ट करना, ये सिखाता है। मेरा पहला प्रश्न यही है, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में डिबेट्स को प्रमोट किया जाता है, या इन द नेम ऑफ स्टूडेंट इलेक्शन वी अगेन प्रमोट द सेम काइंड ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस दैट वी सी आउटसाइड? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? मेरी बात आ रही है समझ में? बोर तो नहीं हो रहे हो सारे? तो सबसे पहले हमें अपने सारे इंस्टीट्यूशंस में डिबेट के प्रोसेस को इंकरेज करना पड़ेगा। हमारे पास डिबेट करने की सोसाइटी है? डू वी हैव अ सोसाइटी वेयर वी डिबेट? डू वी हैव अ डिबेटर सोसाइटी? The moment you have an institution, the debaters in every classes, every institutions, then you will have pool of people who can confront anybody, who can ask a question and who can debate. तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है। मेरे मन में कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न मुझे नहीं पता इसका उत्तर, मैं सिर्फ वो प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या यूनिवर्सिटीज में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पहला प्रश्न। अगर यूनिवर्सिटीज में चुनाव होने चाहिए तो फिर उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्या वो प्रोसेस डिबेट से, डिस्कशन से, नॉलेज और अक्यूमन के आधार पे होना चाहिए, या फिर वैसे ही चुनाव होना चाहिए बाहुबलियों का, वो पोस्टर, बैनर, रैली जो बाहर देखते हैं वैसे ही? तो ये 2 प्रश्न है। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन तो कैंपस से किया जा सकता है, ऑल्सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एक्चुअल स्टडीज। आप देखिए देश विदेशों में भी तो होता है, इलेक्शंस होते हैं, और यहाँ मैं कैम्ब्रिज में था, कैम्ब्रिज में मैंने इलेक्शंस देखे। कैम्ब्रिज में इलेक्शन कैसे होगा? वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, पैनल्स बनेगा, पैनल बनने के बाद टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स में वो डिबेट करते हैं, सारे लोग बैठे रहते हैं, डिबेटर से उनसे पूछा जाता है हर एक इश्यूज पे, नेशनल, इंटरनेशनल, दिस इशू, दैट इशू, एवरी सिंगल इश्यूज। जो रिस्पॉन्स अच्छा देता है, जिसमें लगता है कि ये बंदा सॉलिड है, उसको फिर वो वोट देते हैं। वोटिंग वहां पर भी होती है, बट क्राइटेरिया जिसके ऊपर वो चुनाव होता है वो बाहुबली, पोस्टर, होर्डिंग, फलाना ढिमका, ये जो हमारे चारों तरफ वो नहीं होता है।
अगर वो सब इंस्टीट्यूट और कैंपस में करने लगे तो आप आने वाले फ्यूचर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सुधारने के बजाय अभी कैंपस का एटमॉस्फेयर ही खत्म करने पे लग जाते हैं। तो ये उल्टा हो जाता है। इसलिए पहला क्वेश्चन ये है कि क्या चुनाव होना चाहिए? मुझे लगता है चुनाव होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या हम बाहर से प्रभावित होकर वैसा चुनाव करें या फिर एक सिविलाइज्ड माइंड को शेप करने वाला चुनाव करें? तो ये मेरा पहला प्रश्न था आपके सामने। दूसरी चीज जो मुझे लगता है वो है हमें एग्जीक्यूशन के बारे में सीखना चाहिए। आप कभी भी बड़ा स्ट्रांग सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते, जीवन में भी तब सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप में एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज नहीं है। जैसे अगर मैं देखूं, हम कहते हैं कि हमारे देश को भाई 47 तक डेवलप्ड बनानी है, तो ऐसा है ना कि पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार फाइन, इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन। पहले डेडलाइन भी नहीं होता था भाई, हम विकसित बनेंगे। अरे भाई कब बनोगे? कभी कोई तो डेट बताओ, कोई तो डेट। तो एक डेट देना इंपॉर्टेंट है। पर मुझे लगता है कि डेट, भाई साहब जब वो डेट पहुंचेगा तब तो हम रहेंगे नहीं आपसे क्वेश्चन करने के लिए। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस डेट में देश को डेवलप करने के लिए व्हाट ऑल मेजर्स हैव वी बीन टेकिंग। सो इफ आई आस्क यू, कैन यू हाईलाइट मी वन सिंगल थिंग that is critically required to ensure that this country becomes developed by 2047? Can you think one particular thing? I have thought about it again and again and again and again. I read a lot of books, discussed with many distinguished people. I have found to one thing. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अंतिम है, इसका रिफाइनमेंट और डिबेट करेंगे तो हो सकता है और भी इससे ज्यादा मूल चीज निकल आए। मुझे लगता है कि अगर अपने को हमें विकसित बनना है तो हमें इंस्टीट्यूशंस में एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। यू लिसन टू मी, आई विल टेल यू वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंस्टीट्यूशन एफिशिएंसी जब तक नहीं आएगा तब तक देश विकसित नहीं होगा। अब प्रश्न है कि भाई साहब कैसे? अब देखो, ऊपर जो पॉलिटिकल क्लास है वो पॉलिसी बना देते हैं, उस पॉलिसी को ग्राउंड में इंप्लीमेंट कौन करते हैं? इंस्टीट्यूशंस करते हैं, डिपार्टमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से कि रेलवे, भाई रेलवे की पॉलिसी बन गई, अब चलाएगा कौन? एग्जीक्यूटिव चलाएंगे रेलवे को, राइट? जैसे साफ सफाई है पुणे की, तो ऊपर पॉलिसी बन गई, कॉर्पोरेशंस ने पॉलिसी बना दिया, अब साफ सफाई एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश की। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके पास सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेशन के पास, सबके पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस एफिशिएंट नहीं है, इफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट फंक्शनिंग इफेक्टिवली, then you set a deadline, either 2047, 2057, 2077, whatever 77, 97 you put, you will never achieve the target until you ensure that all of your institutions become efficient and productive. Are you all getting me what I'm trying to say? So कैसे बनाएं अब institutions को productive? पहला क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि how? अब अभी के सिचुएशन में हमारे देश में क्या है? हम पूरा नॉन पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट द कंट्री, नॉट अबाउट ए पॉलिटिकल पार्टी। सो लेट अस जॉइन टुगेदर एंड डिस्कस इट, लेट अस डाइवर्ज इनटू इट, लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर। भाई कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे एक इंस्टीट्यूशन को? सबसे पहली चीज है कि हमारे देश में हर 4 दिन में एक इलेक्शन है। वो इलेक्शन, फिर ये इलेक्शन, फिर ये इलेक्शन, फिर ये इलेक्शन, और ये इलेक्शन, ये इलेक्शन। पहला। दूसरा, सारे एग्जीक्यूशनल और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है सेंट्रलाइज्ड है, जो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द कंट्री है उसके पास पावर। और तीसरा, कोई भी आदमी या इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो एफिशिएंसी को मेजर करे। इस साल की एफिशिएंसी इतनी है, पिछले साल की इतनी थी, अगले साल की इतनी है। भाई साहब अगर 47 में मुझे डेवलप्ड बनना है तो अगले साल मुझे इतनी एफिशिएंसी लानी ही पड़ेगी। कोई मेजर करने वाला है? कोई माई बाप नहीं है। चल रहा है देश। भाषण, वन मोर स्लोगन, वन मोर आइडिया, अनदर स्पीच, अनदर लीडर, अनदर आइडिया, अनदर स्लोगन। नेवर एवर बॉदर्ड कि भाई ये इंस्टीट्यूशन कल भी था, आज भी है और परसों भी ऐसे ही रहेगा।
तो जब तक ये आज कल परसों वैसा ही रहेगा, हम डेवलप नहीं हो सकते। हाउ शुड वी मेक इट प्रोडक्टिव? सो पहला, मुझे यह लगता है कि जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। आपको इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू इंश्योर दैट अवर इंस्टीट्यूशंस आर इंडिपेंडेंट, पहला। दूसरा, वी हैव टू इंश्योर दैट कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल डे टू डे इंटरफेरेंस से बाहर रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, और ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं। आप सोचो कि अमेरिका कैसे करता है, इंग्लैंड कैसे करता है, कनाडा कैसे करता है, ऑस्ट्रेलिया कैसे करता है, जापान कैसे करता है, जर्मनी कैसे करता है। इन सारे डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इन सारे डेवलप्ड कंट्रियों में इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट है। उनके जो रेगुलेटर हैं, जो एफिशिएंसी को, उनकी प्रॉब्लम्स को वो उनको बताता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। और हमारे देश में जो प्रमोटर है, यानी कि जो चला रहा है, वही रेगुलेटर है। भाई साहब मुझे ये बताओ, क्या मैं कभी अपनी कमजोरी को ईमानदारी से बता पाऊंगा? नहीं। कोई दूसरा आदमी वहां खड़ा होकर जो मुझे देखते रहेगा, वो बताएगा कि भाई इसकी, संदीप जी आपकी कमजोरी ये है। तो कभी आपने ये देखा है कि दूध की रखवाली आप बिल्ली से करवाते हो? इज इट प्रैक्टिकल? इट इज नॉट प्रैक्टिकल। वो पिएगा, वो बोलेगा मैंने नहीं पिया। We'll do. So that is most important thing. So the promoter should not be the regulator. Regulator should be independent. तीसरा मेरा सबमिशन ये है, एथिकल प्रैक्टिसेस। ये कहते हैं कि भाई चुनाव जो है वो गंदा है, इसमें नहीं घुसना है। अगर एक कुर्सी रखी हुई है, किसी ना किसी को तो उस पर बैठना है। सो कॉल्ड हॉनेस्ट पीपल वो ये कहते हैं कि यार वी आर ऑनेस्ट पीपल, हम पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, तो चाय और पकौड़ा खा के हम घर पे बैठे रहते। तो भाई वो तो पोस्ट है, somebody will go there. Then all those people whose interests are different with ulterior motive, वो जाएंगे, वो बनेंगे, और जब वो बन जाएगा तो आप बोलेगा ये बेकार है भाई, बेकार है पॉलिटिक्स। ऐसे नहीं चलेगा। आई कैन टेल यू वन थिंग, आपके जीवन में आप ये डिसाइड, जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे कि आप एथिकल प्रैक्टिस पॉलिटिक्स में करोगे, तो आपको कोई अनएथिकल रास्ते पे नहीं ले जा सकता है। आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप डिसाइड करोगे कि मैं ऑनेस्टी से राजनीति करूंगा, तो आपको कोई डिसऑनेस्ट नहीं कर सकता है। यू टेक अ रिजोल्यूशन एंड यू रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज योर एथिकल प्रैक्टिसेस। ये सारी प्रैक्टिस कैंपस से ही होगा, कैंपस से ही बिल्ड किया जा सकता है। एंड देयरफॉर ये तीन चीजें, पहला डिबेट करना इंपॉर्टेंट है कैंपसेस में, और ये हमको रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारे इलेक्शन के प्रोसेस क्या है और कैसे होना चाहिए। दूसरा, एग्जीक्यूशनल एफिशिएंसी लाने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, इंटर्नशिप्स करने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे और एग्जीक्यूशन करके देखना पड़ेगा। तीसरा, एथिकल प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग आप यहीं से कर सकते हैं। जीवन में संघर्ष आएंगे, संघर्ष जाएंगे। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, पूरे देश का जो भविष्य है पॉलिटिक्स से ही शेप होता है, इसलिए पॉलिटिक्स से दूर नहीं भागा जा सकता है। आप चाहे चाहो या ना चाहो, ये इंपॉर्टेंट है। इस आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि ज़रूर आप पॉलिटिक्स में आइए और देश का भविष्य बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।